साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th की अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है निधनता एक चुनौती, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसी के जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है निधनता के कारण, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग 2-3 टॉपिक बचा हुआ है। एक निधनता के कारण इस चैप्टर में, और निधनता निरोधी उपाय, ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बचे हुए हैं, इसके अंदर टॉपिक बचे हुए हैं। उसके बाद भावी चुनौतियां, ये तीन एक तरीके से 3 टॉपिक है, और इन 3 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले कि निधनता का क्या कारण है। हमारे देश के अंदर निधनता के कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि हम लोग एक औपनिवेशिक सरकार के अंदर रहे हैं लंबे समय से, तो क्या हुआ कि हमारे देश से जो सरकारी औपनिवेशिक जिसने बनाया, जैसे ब्रिटेन ने बनाया, तो उन्होंने हमारे देश से बहुत सारा पैसा निकाल कर अपने देश में ले गए। तो एक तो पहला मुख्य कारण यही है कि वो लोग हमारे देश से पैसा निकाल कर ले गए, तो जिसके अंदर से क्या हुआ, पैसे की कमी हुई। दूसरा कारण ये हुआ कि जो हमारे देश के अंदर उद्योग धंधे जो लगे हुए थे, उस औद्योगिक धंधे को भी क्या उन्होंने क्रैश कर दिया, यानी बंद कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे देश के लोगों के पास रोजगार खत्म हुआ। रोजगार खत्म हुआ तो फिर आपको पता ही है कि बेरोजगारी सबसे गरीबी को धकेलता है ना। तो आगे यहाँ पढ़ के भी देख सकते हैं, पढ़ के भी समझ सकते हैं कि ये मुख्य कारण कारण कौन कौन से हैं। भारत में व्यापक निधनता के अनेक कारण हैं, बोले बहुत सारे कारण हैं। इसका एक ऐतिहासिक कारण है कि ब्रिटिश उपनिवेश प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, ठीक है, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प को नष्ट कर देता था। वस्त्र जैसे उद्योग को विकास का हतोत्साहित किया। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश से आयातित आयातित जो कपड़े थे उसको भारतीय बाजार में लाकर, आयातित कपड़े भारतीय बाजार में लगा कर दिया, डंप कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत का जो हस्तशिल्प था, हस्तशिल्प यानी हाथों के द्वारा जो बना हुआ कपड़ा था, उसका क्या हुआ, मार्केट डाउन हो गया। क्योंकि जो भारतीय बाजार में आयातित कपड़े थे वो फैक्ट्री के अंदर बने हुए थे, और उस फैक्ट्री के बनने की वजह से क्या था, उनका कॉस्ट था, यानी जो उनका प्राइस था, वो प्राइस बहुत ही कम था। किसके कंपेरिजन में, हस्तशिल्प के कंपेरिजन में। इससे क्या हुआ कि उनको जो प्राइस मिलना चाहिए था वो प्राइस मिल नहीं पाया। जब प्राइस नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे, वो मार्केट में, बाजार में सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कि विकास की धीमी दर 1980 तक जारी रही। इस परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर की वजह भी है। दूसरा कारण क्या हम लोग का निधनता का, कि भारत में जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर, ठीक है, कि भारत में जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में, साथ साथ वृद्धि भी उसी लगातार तेजी से हो रही है। जिसके कारण क्या है कि हमारे देश के अंदर गरीबी की संख्या बढ़ भी रही है। ठीक है, ये ज्यादा बनी हुई है। अगला देखिए यहाँ पे कि इन दोनों प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफलता के कारण निधनता का चक्र बना हुआ। यानी हम लोग तो आर्थिक विकास को तेज नहीं कर पाए, है ना, साथ साथ में जनसंख्या नियंत्रण को भी सही तरीके से नहीं कर पाए, जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाए। जिसका कारण यही हुआ कि हम लोग, हमारी लगातार जो वृद्धि थी वो भी बहुत कम रही, और जबकि आर्थिक वृद्धि बहुत कम रही, जनसंख्या का वृद्धि दर बहुत ज़्यादा रहा, जिसके बाद प्रति व्यक्ति आय घट गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए, भारत में कृषि क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, है ना। कृषि क्षेत्र के अंदर देखिए यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे देश के अंदर सिंचाई सुविधा अच्छी नहीं थी, सिंचाई सुविधा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन था वो कम हुआ। जिससे किसान क्या हो गए, किसान गरीबी रेखा के नीचे सर्वाइव करने के लिए मजबूर हुए। तो भारत सरकार ने जब हरित क्रांति लाई, तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर सिंचाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी इन सब सुविधाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार द्वारा प्रमोट किया गया। जिसका फायदा ये हुआ कि लोगों के पास रोजगार के तथा सिंचाई के साधन बढ़ने से अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा, है ना, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ गया, इससे किसान को भी फायदा हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे क्या क्या कारण है ना। अब यहाँ पर देखिए कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ ही भागों पर सीमित रहा। यानी आपको बताए थे कि हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो पंजाब, हरियाणा, साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, यानी बुलंदशहर का जिला, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, इन सब जिलों में ज़्यादा प्रभावी रूप से प्रभाव कर पाया। बाकी जिलों में भारत के ये कम प्रभावी रहा। ठीक है, तो वही बोला यहाँ पे कि भारत का जो हरित क्रांति था उसका कुछ लोग भी जो उसका लाभ हुआ कुछ भागों तक ही सीमित रहा। यहाँ देख लीजिए, शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में सफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे, और अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। यानी देखिए कि जो गांव के अंदर या फिर शहरों में जो लोग रिक्शा चालक होते हैं, उनकी जो आय होती है वो आय अनियमित होती है। अनियमित यानी मतलब कि रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, जो
घर बनाने वाले मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, गृह निर्माण श्रमिक होते हैं, घरेलू नौकर होते हैं, उनका क्या होता है कि आय जो होता है अनियमित, यानी काम के दिन भी अनियमित होते हैं, काम के दिन भी अनियमित, है ना, साथ साथ में उनकी आय भी क्या होती है, अनियमित होती है। ठीक है, जिसका प्रभाव क्या होता है, उनका आय कम होने से वो गरीबी रेखा के अंदर जल्दी चपेट में आ जाते हैं। यानी आपने पढ़ा था असुरक्षित समूह, उसके अंदर भी ये लोग बहुत ज़्यादा ही समूह में शामिल होते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, उच्च निर्धारित दर की एक और विशेषता आय असमानता है। क्या है? आय असमानता। यानी आपको बता दें कि भारत का 90% जो पैसा भारत के केवल 1% लोगों के पास है। 1% लोगों के पास है। 95% पैसा केवल 5% लोगों के पास है, और 5% पैसा केवल 90% लोगों के पास है। यानी इतना आप देख सकते हैं कि आय की असमानता कितना है, कि भारत का जो 90% पैसा लगभग 10% लोगों के पास है, और 10% पैसा भारत का 90% पॉपुलेशन के पास है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ही हमारे देश के अंदर आय असमानता है। आय असमानता कितना है कि अगर भारत का कुल पैसा, यानी कुल पैसा का 90% केवल 10% लोगों के पास है ना, और 10% पैसा भारत के 90% लोगों के पास है। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर आय असमानता कितना ज़्यादा है ना। तो ये क्या होता है, ये भी गरीबी का मुख्य कारण बनता है। और आगे देखते हैं कि भारत के अंदर क्या होता है कि भारत के अंदर क्या होता है कि हम लोग कई तरह का सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन करते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, शादी जो होता है, शादी विवाह ये जैसे क्या है, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता है। साथ में भारत के अंदर कई तरह धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि भारत में लोग इस अनुष्ठान करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, है ना, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक गरीबी के कारण ये भी हमारे देश के अंदर बनता जाता है। जैसे कोई आपने देखा होगा कि जो शादी विवाह होता है इसके अंदर लोग लोन ले लेते हैं और उस लोन को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे आने वाले भविष्य के अंदर क्या होता है, वो लोग एक तरीके से गरीबी के शिकार बन सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो छोटे किसान होते हैं वो सरकार से खेती करने के लिए लोन लेते हैं, और उस लोन को चुका नहीं पाने पर क्या होते हैं, वो फिर से गरीबी रेखा के अंदर ढकेल जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि छोटे किसानों का बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि लागतों की खरीदारी के लिए धन राशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाई से बचत कर पाते हैं, इसके लिए वे इनका कर्ज लेते हैं, और निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता कारण और परिणाम दोनों है। ये ध्यान समझ में आ गया कि अत्यधिक ऋण लेना, यानी ज़्यादा ऋण लेना एक तरीके से क्या हो सकती है, वो गरीबी के कारण भी हो सकती है और परिणाम भी हो सकता है। चलिए, भारत सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से नियम या उपाय किए गए हैं जो गरीबी से बाहर निकालने का काम करती हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो दो तरीके की हैं। क्या है? दो तरीके की। पहली है कि आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत बनाया जाए। क्या बनाया जाए? आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत बनाया जाए। दूसरा यह है कि भारत सरकार क्या करती है, लक्षित निर्धनता रोधी उपाय। अब इसका कंडीशन देखिए, दोनों में क्या अंतर है। आर्थिक रूप से क्या मतलब कि उनको रोजगार दिया जाए, ताकि रोजगार की वजह से क्या हो, उनको कुछ पैसा मिले, और पैसा मिले फिर क्या करें, वो लोग अपने आप उस गरीबी रेखा से बाहर निकालें। दूसरा है लक्षित, जैसे कि हमारे देश के अंदर जो गरीब लोग होते हैं, उस गरीब लोगों को सरकार फ्री राशन मुहैया कराती है। ये क्या है? टारगेटेड है। ये क्या है कि उन्हीं गरीब लोगों को मिलेगा जो बिल्कुल गरीबी रेखा के अंदर नीचे हैं। उनको भारत सरकार के द्वारा कुछ अपने स्तर से सुविधाएं दी जाती है, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएं, है ना, ताकि उनके अंदर पोषण की मात्रा बरकरार रहे, जो गरीबी रेखा से ऊपर लाने में उनको मदद करेगी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार दो तरीके से कार्य करती है। एक तो आर्थिक समृद्धि, यानी भारत के अंदर आर्थिक समृद्धि का मतलब ये है कि आपको कि भारत के अंदर क्या करे, फैक्ट्री लगाई जाए, प्रगति हो, फैक्ट्री लगाई जाए। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, है ना। इससे क्या होगा कि सरकार जब अगर इस तरह कार्य करेगी तो फैक्ट्री लगेगी, तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो फिर वो लोग काम करेंगे, फिर पैसा वहाँ जनरेट होगा, आय जनरेट होगा, और वो आय उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम लोग पढ़ भी लेते हैं एक बार, ये सारी चीज़ें किताब के अंदर भी लिखा गया है। 1980 के दशक में के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, है ना। कहने का मतलब है कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 से लेकर 1980 तक लगभग भारत में
जो प्रति व्यक्ति आय है उसका ज़्यादा वृद्धि नहीं हुआ है ना। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निरंतर अनुमान लगभग 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। यानी बताए थे कि 1900 लगभग हमारे देश के अंदर जो निधनता है, यानी जिस किस आधार पर 2100 कैलोरी के आधार पर, उसमें क्या है, लगभग भारत का 45% जनसंख्या है गरीबी रेखा के अंदर जीवन जी रही है। और 1980 तक भी लगभग ये 1980 तक भी लगभग ये 45% के ही करीब रहा। इसका मतलब है कि भारतीय जनसंख्या में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी कमी नहीं आई है। दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि भारत में आर्थिक समृद्धि 1980 दशक में सबसे ज़्यादा रही और समृद्धि 1970 के दशक करीब 3% के औसत दर से बढ़कर 1980 और 90 के 6% पहुँच गई। यानी जो आर्थिक वृद्धि दर 1970 में 3.5% थी, 3.5% थी, वो 1980 से 90 के दौर में ये 6% लगभग दोगुना करीब पहुँच जाती है। इससे क्या होता है कि भारत के अंदर आर्थिक निवेश बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। क्या होता है, निवेश बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और इस निवेश से क्या होता है, भारत के अंदर फैक्ट्रियाँ लगती हैं और उस फैक्ट्री से रोजगार उत्पन्न किए जाते हैं, है ना। फैक्ट्री से क्या होता है, रोजगार उत्पन्न होते हैं, लोगों को काम मिलता है और काम से क्या होता है, फिर लोग अपने आप को गरीबी रेखा से खुद बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि आर्थिक और निरंतर उन्नयन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, ठीक है ना, एक व्यापक बना देती है। और यह क्या करता है, शिक्षा में निवेश से अधिक प्रतिफल पाने की आशा में लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 1990 से लेकर 91 में क्या होता है, भारत के अंदर एलपीजी सुधार होता है और एलपीजी सुधार के बाद क्या होता है कि भारत के अंदर जो परिवार थे उन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया था डॉक्टर इंजीनियर का, जिससे क्या होगा, भारतीय लोगों में डॉक्टर इंजीनियर बनाने की तरह से क्या अपने बच्चों को होड़ हो गया। यानी जो इसके पीछे कारण क्या था कि उस टाइम पे एलपीजी सुधार की वजह से भारत के अंदर इस पर्टिकुलर सेवा क्षेत्र का डिमांड भारत के अंदर बढ़ गया था। उस बढ़ने की वजह से भारतीय परिवारों को लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रोजगार है और उस रोजगार को क्या कर उन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बनाना शुरू कर दिया। और जब डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी बच्चे पर निवेश करना पड़ता है ना। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब भारत के अंदर निवेश आएगा, निवेश का मतलब पैसा आएगा और पैसा आएगा तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो रोजगार सृजन होगा और रोजगार सृजन होगा तो क्या होगा, अलग अलग तरह के रोजगार डेवलप किए जाएंगे। जैसे इंजीनियर का रोजगार ना, डॉक्टर्स, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आएगा तो अपना इलाज कराने के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये हमारे देश के अंदर दो महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र के अंदर जो काम है वो 1991 के बाद बहुत तेज़ी से विकास किया था। 1990 के बाद बहुत तेज़ी से विकास किया। इसके पीछे कारण था कि भारत के अंदर आर्थिक वृद्धि और भारतीय परिवार द्वारा अपने बच्चों पर ज़्यादा मात्रा में निवेश, है ना, निवेश। ठीक है, चलिए, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा मात्रा में निवेश किया गया। आगे बढ़ते हैं कि जब टारगेटेड वे में देखते हैं तो भारत सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलती हैं। क्या करती हैं, योजना। और योजना का क्या मुख्य उद्देश्य यही होता है, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि भारत सरकार के अंदर जो भी गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। क्या किया जाए, गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जब इस तरह का योजना देखते हैं तो उसमें सबसे कोई पहला इंपॉर्टेंट योजना नाम आता है तो वो था हमारा मनरेगा। मनरेगा फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005। ठीक है, इसमें क्या था, कम से कम किसी जो भी मजदूर इस मनरेगा के थ्रू रजिस्टर होगा उसको साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कितना दिन का, 100 दिन का रोजगार। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन के अंदर अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर करता है और 15 दिन तक उसको रोजगार नहीं मिलता तो सरकार उसको क्या करेगी, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए देती थी। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए कि इसके अंदर महिलाओं की जो संख्या था वो लगभग 1/3 था, यानी 1/3 जो मजदूर होंगे उसके अंदर महिला होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/3 महिला के लिए रोजगार सुरक्षित था और साल में कम से कम 100 दिन का मजदूरी तय किया गया था। और यहाँ पर देखिए लगभग इस स्कीम के तहत 4.78 करोड़ परिवारों में से जो अभी तक आंकड़ा है कि 220 करोड़ लोग इससे क्या लाभान्वित हो चुके हैं। कितने लोग, 220 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। यानी भारत सरकार कहती है कि जब से योजना शुरू हुई है उसके बाद से भारत के अंदर लगभग इस योजना से 220 करोड़ लोग क्या हुए, लाभान्वित यानी फ़ायदा उठाए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि जो अनुसूचित जाति है, SC ST और महिला, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा लगभग SC का 23% है, इसके अंदर SC का 17% है और बाकी जो बचा हुआ लगभग 53% क्या है वो महिलाओं ने भाग लिया हुआ है। किसने, महिलाओं ने लिया हुआ है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि SC का जो प्रतिशत है इसके अंदर 23%, ST का जो होगा 17% और साथ में महिला का 53%। आप बुक में देख लीजिए, यहाँ पे बुक में देख लीजिए एक बार, तो यहाँ भी डाटा वही दिया गया है। यहाँ देखिए कि अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% और 53% है।
और भारत सरकार के द्वारा 2006 और 7 में मजदूरी का जो रेट था, दर था, वो 65 रुपये से बढ़ाकर 2012-13-14 में 132 रुपये कर दिया गया। यानी देखिए यहाँ पर कि 2006 और 7 में 6-7 में था एक 65 रुपये मजदूरी दर, और 2013-14 में सरकार ने क्या किया, इसको लगभग 165 रुपये कर 132 रुपये कर दिया। जबकि अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग दर था, राज्य में अलग अलग दर था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो था, हरियाणा का दर था लगभग 281 रुपये प्रतिदिन। क्या था? 281 रुपया प्रतिदिन। जबकि बिहार के अंदर 168 रुपया प्रतिदिन था। यानी अलग अलग राज्यों ने भी इनके लिए अलग अलग अपना मजदूरी दर तय किया हुआ था, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ कि लोगों को फायदा हुआ। हरियाणा में जो लोग रहते थे उनको मजदूरी दर 281 रुपये मिलता था, क्योंकि सरकार के द्वारा भी इनका, क्योंकि इसके अंदर राज्य सरकार के द्वारा भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अपने सहूलियत के लिए सरकारें मजदूरी दर अलग अलग कर देती हैं। लेकिन बिहार के अंदर देखिए यहाँ पर 168 रुपया है, बिहार झारखंड में 168 रुपये दिया गया है। उसी प्रकार दूसरी योजना देख सकते हैं आप यहाँ पे। दूसरी योजना का देखिए यहाँ पे, दूसरी योजना है हम लोग का राष्ट्रीय रोजगार कोष। सर इसी के तहत राष्ट्रीय, जो केंद्र सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय रोजगार कोष गारंटी के कोष भी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष का भी स्थापित किया। इसके मतलब ये है कि सरकार ने एक ऐसा कोष स्थापित किया कि जब व्यक्ति बेरोजगार होगा तब भी जो भत्ता दिया जाएगा वो इस गारंटी कोष के अंदर से दिया जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार राज्य सरकार ने भी अपने अंदर एक रोजगार गारंटी कोष की घोषणा की, जिससे फायदा क्या हुआ कि जो सरकार की योजनाएं होती है वहाँ फिर उनको सहूलियत देने में मदद मिली, है ना। तो आगे आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर बताते हैं कि पहले ही कि अगर 15 दिन तक कोई रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार का बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। तो यहाँ देख सकते हैं वो चीज़ सेम टू लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 15 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता उसके लिए, तो वो बेरोजगारी भत्ते का हकदार भी होगा। अगला योजना देखिए, हम लोग देखते हैं अगला योजना है राष्ट्रीय काम के बदले में अनाज। राष्ट्रीय काम के बदले में अनाज, यानी फूड फॉर वर्क। क्या था? फूड फॉर वर्क। ये जो योजना थी 2004 में लगभग शुरू किया गया था। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज का जो योजना था ये 2004 में शुरू किया गया था। इसको लगभग भारत के 150 जिलों में लागू किया गया, ठीक है ना। और इसका जो था वो 100% केंद्र पोषित योजना थी। यानी आपसे सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज का वित्त पोषित किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का पूरी तरीके से वित्त पोषित का मतलब ये होता है कि सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है ना। जितना भी इस योजना का अंदर खर्च आएगा उस खर्च को केंद्र सरकार उठाएगी। बात समझ में आया? तो जो काम के बदले अनाज था उसको 2004 में शुरू किया गया था, 2004 के अंदर शुरू किया गया था। और ये जो योजना थी इसका वित्त पोषित केंद्र सरकार थी। यानी जितना खर्चा आएगा वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 में शुरू किया गया था। इसके अंदर क्या हुआ था, लोग ग्रामीण क्षेत्र तक छोटे शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई थी। उसी प्रकार देखिए ग्रामीण रोजगार योजना ये 1995 में शुरू किया गया था। ये क्या था? 1995 में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना लाई गई थी। उसी प्रकार देखिए यहाँ इसके अंदर क्या कहते हैं, देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। अगला है यहाँ पर देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं ग्राम स्वराज योजना, यानी कहने का मतलब ये कि लोगों के द्वारा खुद से रोजगार को उत्पन्न करना है। इसके क्या करेगी सरकार? उनको लोन देगी। क्या करेगी? लोन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी वही चीज़ लिखा गया जो हम बता रहे हैं कि लोन देगी। अब यहाँ पर देखिए सरकार का जो योजना क्या है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। देखिए जितनी भी योजना बता रहे हैं यहाँ पे, जितनी योजना बता रहे हैं उस योजना को क्या करना है आप लोगों का, कम से कम स्टार्टिंग डेट शुरू कर लिख देना है। क्या करना है आपको? स्टार्टिंग जो डेट है वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसको आप क्या करेंगे? अपने नोट्स में लिख लेंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग डेट आपसे एक नंबर पूछ सकता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था। इस तरह का सवाल पेपर में आते हैं, 100% आते हैं। और आप लोग जब पेपर में जाइएगा तो वहाँ आपको एक सवाल ऐसे मिल जाएगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जितने भी हम बता रहे हैं यहाँ पे, जितनी योजनाएं यहाँ पर बता रहे हैं वो योजनाओं के आप अपने कॉपी के अंदर नोट्स में कम से कम आरंभ डेट लिख लेंगे, ठीक है। अगली योजना देखिए यहाँ पे कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये इसकी शुरुआत लगभग 2000 के करीब में हुई। और इसके अंदर क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण पर फोकस किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है हम लोग जो पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अंत्योदय योजना। ये अंत्योदय योजना क्या थी? भारत सरकार के द्वारा गरीबी को हटाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी, क्योंकि इसके अंदर जो वो व्यक्ति शामिल थे जो 60 वर्ष से अधिक थे और साथ में उनका कोई भी वारिस नहीं था। वारिस का मतलब होता है कि उन्हें कोई रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, जिनके पास कोई संरक्षण नहीं थी, उस सरकार ने क्या किया कि 5 किलो अनाज फ्री में मिलेगा। उन्हें क्या मिलेगा? अनाज क्या देगी सरकार? फ्री में देगी, बिना पैसे लिए। अंत्योदय योजना के अंदर
आपको सरकार अनाज फ्री में देगी। जबकि आप लोग देखते होंगे बीपीएल जो स्कीम था, एपीएल स्कीम था, उस बीपीएल एपीएल के अंदर देखोगे तो सरकार क्या करती थी, कुछ रेट डिसाइड करती थी, सस्ता रेट देती थी। क्या देती? सस्ता रेट, है ना। गेहूं चावल का 2 रुपया 4 रुपया, इसके अंदर भी कुछ इससे थोड़ा ज़्यादा होता था, है ना, कि जैसे चावल हो गया, चावल 5 रुपया, गेहूं, इस तरीके से सरकार क्या करती, कुछ रेट डिसाइड करती थी। लेकिन अंत्योदय योजना के अंदर देखिए इसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस योजना के अंदर भारत सरकार द्वारा कोई पैसा नहीं लिया जाता था। ठीक है, ये अति पिछड़ों के लिए बहुत अति पिछड़े बोल रहे हैं, जो सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, साथ साथ में आपके जो SC ST के लोग हैं जिनके अंदर बहुत गरीबी है, उनके लिए दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के अंदर निर्धनता की भावी चुनौतियाँ क्या हैं। तो देखिए भावी चुनौतियों के अंदर देखिए कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आय असमानता भी बहुत ज़्यादा है। आय असमानता का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो लोग हैं, कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। इससे क्या होता है, भारत के अंदर जो आय असमानता की वजह से एक तरीके से सामाजिक गहराई बढ़ती जाती है। समाज के अंदर रहने वालों के बीच में क्या होता है, खाई बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है कि भारत के अंदर जो निर्धन लोग हैं उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसलिए क्या करती है सरकार कि अपनी तरफ से फ्री स्वास्थ्य सुविधा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं तथा आर्थिक विकास में कमजोर वर्गों का बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। यानी क्या करना पड़ेगा हमें, SC ST और साथ में वोमेन्स, इन पे क्या करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फोकस करना पड़ेगा ताकि इनका विकास किया जा सके। और विकास के रूप में क्या, इनको शिक्षा से जोड़ा जा सके, साथ में इनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सके ताकि ये सक्षम होकर कार्य कर सकें। इसीलिए हमारे देश के अंदर क्या है कि आज हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सामने भावी चुनौतियाँ ये हैं कि SC ST समाज को मुख्य धारा में जोड़कर उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देकर उनको गरीबी रेखा से बाहर किया जा सकता है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अगर हम किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराते हैं तो क्या होता है, वो व्यक्ति गरीबी रेखा से अपने आप बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराइए, आपको कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कार्य इसमें अपना शामिल हो जाता है तो रोजगार करना शुरू कर देता है, उसको गरीबी से फिर वो अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाता है। भारत सरकार की कई सारी योजनाएं भी चलनी चाहिए ताकि उनको पीछे से सपोर्ट किया जा सके। जैसे हम लोग भारत सरकार क्या करती है कि जितने भी लोग हैं उनको 5 किलो अनाज देती है। और उनका मतलब, अनाज देने का मतलब यही है कि जो लोग गरीबी रेखा से अभी बाहर निकले हुए हैं उनको पीछे से बैक सपोर्ट मिल सके। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई हमारा मोटिवेशन बनता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।